गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न प्रकार के परंपरा, काल विभाजन और नामकरण की चर्चा करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ। तो सबसे पहला ग्रंथ जो आता है वो है इस्तेवार दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, जो एक प्रकार का फ्रेंच ग्रंथ माना जाता है। इसे फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो इसके रचनाकार का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इस्तेवार दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, तो इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गारसा द तासी। तो गारसा द तासी जो है ये इस्तेवार दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये जो इतिहास ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह सेंगर जो हैं ये शिव सिंह सरोज के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचनाकार का नाम क्या है, या इसके लेखक का नाम क्या है? अत्यंत ही प्रसिद्ध ये इतिहास ग्रंथ है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये जो इतिहास ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अंग्रेजी भाषा में। तो द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र बंधु विनोद के लेखक का नाम क्या है? तो मिस्र बंधु विनोद के लेखक का नाम क्या है, या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मिस्र बंधु। तो मिस्र बंधुओं के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, फिर श्याम बिहारी मिश्र और फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये तीन जो हैं ये मिस्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लिखा गया था 1929 में। तो इसके रचनाकार का नाम क्या है? ये अत्यंत ही प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति के साथ जो है इस इतिहास ग्रंथ को स्वीकार किया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक का नाम क्या है, या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये भी अत्यंत ही प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। इसके बारे में भी कई प्रश्न विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि इस ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है।
तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। तो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के लेखक का नाम क्या है, या ये कहाँ से और किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था या लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो ये जो इतिहास ग्रंथ है ये नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा लिखा गया था या प्रकाशित किया गया था, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है हिंदी काव्य धारा के लेखक का नाम क्या है या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो हिंदी काव्य धारा के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राहुल सांस्कृतायन। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक हैं संपादक डॉक्टर नगेंद्र। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये प्रश्न नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का अतीत। तो हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और ये जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। इसके बाद आता है साहित्य का इतिहास दर्शन। तो साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। इसके बाद आता है रीतिकाव्य की भूमिका। तो रीतिकाव्य की भूमिका के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ। तो हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं शिव कुमार शर्मा। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इसके बाद आता है आधुनिक साहित्य। तो आधुनिक साहित्य ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। तो हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अज्ञ। इसके बाद आता है हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास के लेखक का नाम क्या है या इसके
रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके रचनाकार का नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य, तो हिंदी भाषा और साहित्य ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल इनका उपनाम है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से 3 इतिहासकारों ने ग्रंथ लिखा है। सबसे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर आते हैं डॉक्टर नगेंद्र और फिर आते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। इसके बाद आता है हिंदी भाषा उद्भव और विकास। तो हिंदी भाषा उद्भव और विकास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं उदय नारायण तिवारी। इसके बाद स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं पादरी एडिसन गिब्स। इसके बाद आता है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इसके लेखक हैं पादरी FEKE। इसके बाद आता है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो ये सभी जो हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के विशेष इतिहास ग्रंथ हैं, जो समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथों के नाम क्या हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित इतिहास ग्रंथों के नाम क्या हैं? तो सबसे पहले आता है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके बाद हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये 3 जो हैं महत्वपूर्ण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये पूछा गया है कि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथों के नाम क्या हैं? या नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा या इस सभा के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथों का प्रकाशन हुआ था, ये जानना है। तो सबसे पहले आता है हिंदी साहित्य की पीठिका। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य की पीठिका के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजबली। इसके बाद आता है हिंदी का लोक इतिहास साहित्य। तो हिंदी का लोक साहित्य ग्रंथ के लेखक हैं राहुल सांस्कृतायन। फिर आता है रीतिकाल रीतिबद्ध काल। तो रीतिकाल रीतिबद्ध काल के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। इसके बाद हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र। इसके बाद भक्तिकाल। तो भक्तिकाल ग्रंथ के लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। इसके बाद उत्कर्ष काल। तो उत्कर्ष काल के लेखक हैं डॉक्टर अंचल और डॉक्टर काशीकेश। तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समालोचना निबंध पत्रकारिता। तो समालोचना
निबंध पत्रकारिता ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ में उल्लिखित कवियों एवं लेखकों से संबंधित विवरण का हिंदी में अनुवाद किया, जो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि गारसा द ताशी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो वो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। और किस नाम से किया था? तो वो क्या था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो यहाँ से जो है 2 से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, या फिर यहाँ से प्रश्न आ सकता है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया। तो यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तज़किरा-ई शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? तो तज़किरा-ई शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, या इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मौलवी करीमुद्दीन। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसका माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गारसा द ताशी, जो एक फ्रेंच विद्वान थे। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ताशी के इतिहास ग्रंथ की विशेषता बताई गई है, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है कि ताशी के इतिहास ग्रंथ की विशेषता क्या है। तो सबसे पहला जो विशेषता माना गया है वो ये है कि हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्ण क्रम अनुसार विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो ताशी के इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्ण क्रमानुसार विवरण किया गया है। और दूसरा कारण है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास इनके द्वारा किया गया है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का पहला प्रयास जो है वो गारसा द ताशी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया गया है? तो शिव सिंह सरोज ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया गया है? तो इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लगभग 1000 या 1 सहस्त्र। और अगर इसका सही से गणना किया जाए तो इसकी संख्या मानी जाती है 838। तो यहाँ से जो है अगर प्रश्न आता है तो अगर ऑप्शन में 1 सहस्त्र दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन में 838 दिया गया है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसका माना जाता है? तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ग्रियर्सन के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ग्रियर्सन के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, लेखक और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो लेखक और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ग्रियर्सन ने। तो ग्रियर्सन ने सबसे पहले लेखक और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करने का सबसे पहला प्रयास किया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब ये जानना आवश्यक है कि ग्रियर्सन के इतिहास की विशेषता क्या है। तो इसके बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो माना गया है वो है लेखक और कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण। इसके बाद हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक या अलग करना। इसके बाद अपने ग्रंथ के आधार स्रोतों का उल्लेख करते हुए तटस्थता, प्रामाणिकता और ईमानदारी का परिचय। फिर ग्रंथ का काल खंडों में विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक। इसके बाद विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या और उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन। फिर हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना। और अंत में जो है 16वीं 17वीं शती के युग यानी भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ग्रियर्सन के इतिहास की। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा है? तो भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ग्रियर्सन ने। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है, मिस्र बंधु विनोद में मिस्र बंधुओं ने कितने कवियों का विवरण दिया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो मिस्र बंधु विनोद में मिस्र बंधुओं ने कितने कवियों का विवरण दिया है? तो इसकी संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लगभग 5000। तो लगभग 5000 कवियों का उल्लेख किया है मिस्र बंधु विनोद में। परंतु अगर इसको सही सही आंका जाए या इसका सही से गणना की जाए तो इसकी संख्या होगी 4591। तो 4591 जो है ये टोटल संख्या है मिस्र बंधु विनोद में कवियों की संख्या। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब ये जानना आवश्यक है कि मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसके जो विशेषताएं हैं वो ये हैं, कवियों के विवरण के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डालना, ये सबसे पहला विशेषता माना जाता है। इसके बाद अनेक अज्ञात कवियों के साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास, ये दूसरा माना जाता है। और तीसरा है कवियों का सापेक्षिक महत्व
निर्धारित करने हेतु उनकी श्रेणियां बनाना, ये तीसरा विशेषता माना गया है मिश्र बंधु विनोद का। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद आता है, पूरे भक्तिकाल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित सबसे पहले किसने किया था? तो फिर से पढ़ते हैं। पूरे भक्तिकाल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित सबसे पहले किसने किया था? तो उस विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल को दार्शनिक और धार्मिक आधार पर 4 भागों में विभक्त किया है। तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है निर्गुण धारा, जिसके अंतर्गत आते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, और दूसरा है सगुण धारा। तो सगुण धारा के अंतर्गत आते हैं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सगुण धारा के अंतर्गत आते हैं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के इतिहास की प्रमुख विशेषता क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो इस इतिहास ग्रंथ को वैज्ञानिकता की दृष्टि से सही ठहराते हैं, तो इसको अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है कि इसकी विशेषता क्या है। तो जो विशेषता है वो ये है कि कवियों और इतिहासकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन करना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की प्रमुख विशेषता यह है कि कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन करना जो है, ये शुक्ल के इतिहास की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने केशवदास को अलंकारवादी परवर्ती रीति काव्यों को रसवादी घोषित किया तथा केशवदास की जगह चिंतामणि त्रिपाठी को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो फिर से पढ़ते हैं। किसने केशवदास को अलंकारवादी परवर्ती रीति काव्यों को रसवादी घोषित किया तथा केशवदास की जगह चिंतामणि त्रिपाठी को रीति परंपरा का प्रवर्तक माना है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन तदयोगिन निराशा की देन है। संत मत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव सूचक है। प्रेमाख्यानक परंपरा सूफी से अनुकृत है। आदि मत किसके हैं? तो ये सभी मत किसके माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के इतिहास दर्शन का एक प्रमुख दोष क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास दर्शन का एक प्रमुख दोष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों के निर्माण में पूर्व परंपरा की उपेक्षा की गई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों को युग विशेष की चित्तवृत्ति के प्रतिबिंब के रूप किसने ग्रहण किया? तो फिर से पढ़ते हैं। साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों को युग विशेष की चित्तवृत्ति के प्रतिबिंब के रूप में किसने ग्रहण किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक प्रवृत्तियों और परंपराओं के निर्माण में किसने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया था? तो अब प्रश्न पूछा गया है कि साहित्यिक प्रवृत्तियों और परंपराओं के निर्माण में किसने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्गुण प्रेम मार्गी या सूफी शाखा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के स्थान पर प्रेम काव्य संत काव्य नाम का प्रयोग किसने किया था? तो प्रेम काव्य और संत काव्य नाम का प्रयोग किसने किया था? उस विद्वान या उस इतिहासकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ का संपादन किया था। इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त किया गया। रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को स्थापित किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि किसने जो है हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में हिंदी साहित्य को विभक्त किया था? तो अगर ऑप्शंस में धीरेन्द्र वर्मा का नाम है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को किस ग्रंथ में स्थापित किया गया था? तो वो है हिंदी साहित्य। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के द्वारा काल विभाजन और नामकरण, इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आदिकाल, आदिकाल को उन्होंने कहा था वीर गाथा काल। इसका समय माना जाता है 1050 से 1375। फिर पूर्व मध्यकाल, तो पूर्व मध्यकाल कहा जाता है भक्तिकाल। इसका समय माना जाता है 1375 से 1700 या 1700। फिर उत्तर मध्यकाल, तो उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है रीतिकाल। तो इसका समय माना जाता है 1700 से 1900। और फिर आता है आधुनिक काल, तो आधुनिक काल का समय माना जाता है 1900 से 1984, या इसको जो है गद्य काल भी कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब जानते हैं डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा काल विभाजन। तो सबसे पहले उन्होंने किया था चारण काव्य, फिर किया था 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनः जागरण काल, फिर किया था मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, फिर ब्रज का कृष्ण काव्य, फिर मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, फिर रीतिकाव्य, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, फिर 18वीं शताब्दी, फिर आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, फिर महारानी शासन में हिंदुस्तान, और फिर विविध असक्त कवि। तो ये जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास जो उन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य में, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उन्होंने जिस प्रकार से काल विभाजन किया है उसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को लिया है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि किसने जो है अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का कालावधि को लिया है? तो वो है
डॉक्टर राम कुमार वर्मा और उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य के इतिहास दर्शन को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। साहित्य के इतिहास दर्शन को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? उस विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फ्रेंच विद्वान तेन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण नामकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है चारण काव्य। तो चारण काव्य जो है ये कहा था ग्रियर्सन ने। फिर प्रारंभिक काव्य या प्रारंभिक काल ये दिया था मिश्र बंधु ने। आदिकाल नाम दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल ने। बीज वपन काल नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल नाम दिया था राहुल सांस्कृतायन ने। वीर काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल नाम दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और फिर वीरगाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ से जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रारंभिक काल ये नामकरण किसने दिया था आदिकाल को? तो ये दिया था मिश्र बंधुओं ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था ग्रियर्सन ने। राहुल सांस्कृतायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है? तो राहुल सांस्कृतायन ने सिद्ध सामंत काल की समय सीमा क्या मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 760 से 1300 ईस्वी तक। तो 760 से 1300 ईस्वी तक का समय सीमा निर्धारित किया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा किया गया विभाजन क्या है? ये भी जानना आवश्यक है। तो इनका जो विभाजन है ये उन्होंने किया था। तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को जो नाम दिया था वो था संधि काल और चारण काल। तो इनका समय डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं 750 से 1000। कई विद्वानों का मानना है कि ये 750 नहीं 700 है, परंतु ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो 750 मानते हैं। तो संधि काल और चारण काल का जो समय है वो है 750 से 1100 और 1000, 750 से 1000 और फिर 1000 से 1375। तो संधि काल और चारण काल का समय है 750 से 1375। फिर आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल का समय इन्होंने माना है 1375 से 1700। फिर रीति काल। तो रीति काल का समय इन्होंने माना है 1700 से 1900 और फिर आधुनिक काल का समय माना है 1900 से अब तक। तो ये जो है राम कुमार वर्मा के द्वारा किया गया काल विभाजन है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। संधि काल और चारण काल इसका समय माना जाता है 750 से 1375। फिर भक्ति काल का समय माना जाता है 1375 से 1700। फिर रीतिकाल का समय माना जाता है 1700 से 1900 और फिर आधुनिक काल का समय माना जाता है 1900 से अभी तक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने
चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डिंगल साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ कब माना गया है? तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 10वीं शताब्दी से। साहित्य का इतिहास लेखन में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो साहित्य का इतिहास लेखन में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका काल विभाजन और नामकरण की। काल विभाजन का मुख्य आधार क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो काल विभाजन का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रकृति विशेष का मूल प्रेरणा स्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं। गारसा द तासी ने अपने ग्रंथ इस्तेवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी में हिंदी उर्दू के कुल कितने कवियों को संग्रहित किया है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, और भी जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी कई बार पूछा गया है। तो गारसा द तासी ने अपने ग्रंथ इस्तेवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी में हिंदी उर्दू के कुल कितने कवियों को संग्रहित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 738 कवियों का उल्लेख किया है। उसमें से 72 हिंदी के कवि हैं। तो 738 कवियों का उल्लेख किया गया है इस्तेवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी में, उसमें से 72 हिंदी कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास लेखन में शुक्ल जी का पहला कदम क्या था? तो इतिहास लेखन में शुक्ल जी का पहला कदम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपभ्रंश साहित्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये प्रसिद्ध कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो इस कथन के लेखक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो वो है फ्रेंच भाषा। हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। ये मत किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्ध व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रेमाख्यानों का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं में किसने सिद्ध किया है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। हिंदी के प्रेमाख्यानों का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं में किसने सिद्ध किया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न प्रकार के जो इतिहास ग्रंथ हैं, इसके अलावा जो काल विभाजन और नामकरण है, और भी बहुत सारे जो कथन हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।